हेलो फ्रेंड, स्वागत है आप सभी का अपने चैनल आस्क बोर्ड में। बाबू हम लाइव आ चुके हैं। आप लोग एक बार बता दीजिए कि आवाज़ की क्वालिटी, वीडियो की क्वालिटी सब चीज़ बढ़िया है कि नहीं है। और सभी प्यारे बच्चों को नमस्कार। सभी बच्चे एक बार बता दीजिए आप सब कैसे हैं। सभी बच्चों को गुड इवनिंग। तो जैसे आपको थंबनेल देखिए पता लग गया होगा बाबू कि आज का जो क्लास होने वाला है ना, बहुत ज़्यादा धमाकेदार होने वाला, क्योंकि आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, बायोलॉजी। और बायोलॉजी का क्या बाबू, यहाँ देखिए 70 ऐसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पढ़ेंगे जो वायरल है। वायरल यहाँ देखिए 70 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को पढ़ेंगे। ये क्वेश्चन बार बार आपके एग्जाम में पूछा जाता है, तो ये सभी क्वेश्चन तो आपको 110% याद होना चाहिए। तो चलिए बाबू बिना किसी देरी के हम वीडियो को शुरू कर देते हैं। इससे पहले अगर आप लोग वीडियो को शेयर नहीं किए हैं तो आप लोग फटाफट जाके शेयर कीजिए। जितने भी स्टूडेंट हैं आप लोग क्या कीजिए, वीडियो को एक बार शेयर कर दीजिए। जितने भी सारे स्टूडेंट हैं आप लोग एक बार वीडियो को शेयर कर दीजिए। चलिए तो यहाँ पे आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, थोड़ा सा आपको इंट्रोडक्शन दे देते हैं। हम यहाँ पे क्या पढ़ने वाले हैं, यहाँ पे हम लोग पढ़ने वाले बाबू क्या, 12th का बायोलॉजी। क्या बाबू यहाँ पे देखिए 12th का क्या पढ़ने वाले हैं, हम लोग आज पढ़ने वाले हैं 12th का बायोलॉजी। बायोलॉजी में बाबू क्या पढ़ने वाले हैं, टोटल यहाँ देखिए 70 MBBI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को कवर करेंगे। 70 MBBI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को कवर करेंगे। तो आपका कर्तव्य बनता है कि इस वीडियो को आप लोग अपने दोस्तों तक पहुंचाइए। तो आप लोग शेयर जरूर कर दीजिएगा। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं 70 यहाँ देखिए MBBI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। अब देखिए यहाँ पे चैनल पे पहली बार आए हैं आप लोग, चैनल को फटाफट क्या कीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए। और सब्सक्राइब करने के बाद से बेल आइकन को दबा के आप लोग ऑल पे कर लीजिए, ताकि जब भी लाइव क्लास हो नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचता रहे। साथ में लाइक नहीं किए बहु, फटाफट लाइक कर दीजिएगा। जितने भी स्टूडेंट है लाइक नहीं किए फटाफट आपको लाइक कर देना है, जल्दी जल्दी आप लोग कर दीजिएगा। और देखिए व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं जुड़े हैं, यहाँ पे हम अपना व्हाट्सएप नंबर लिख देते हैं, यहाँ पे 91 35 74 20 24। आप इस पे मैसेज करके बोलिए सर हमको ग्रुप में ऐड होना है, हम आपको क्या करेंगे, ग्रुप में ऐड कर देंगे। तो चलिए बाबू बिना किसी देरी के हम फटाक फटाक क्वेश्चन को शुरू करते हैं। तो सभी स्टूडेंट फोकस कीजिए कैमरा पे। यहाँ आप देखिए जितने भी बच्चे हैं फोकस कीजिए किस पे, सॉरी बोर्ड पे फोकस कीजिए। अब यहाँ पे एक एक क्वेश्चन का आंसर दीजिए। चलिए सभी स्टूडेंट फोकस कीजिए बोर्ड पे। चलिए पहला नंबर क्वेश्चन का आंसर दीजिए कि स्त्री मनुष्य, यहाँ पे क्या मनुष्य में किसका पूछा है, ध्यान रखना है। मनुष्य में स्त्री में कौन सा गुणसूत्र होता है। ये क्वेश्चन में बहुत सारे बच्चे फंस जाते हैं कि स्त्री में क्या होगा, 44XY 44XX। तो हम आपका डाउट क्लियर करेंगे प्यारे लाल। यहाँ पे क्या हो जाएगा, स्त्री मनुष्य में कौन गुण सी, मतलब कौन गुण से यहाँ देखिए सूत्र होते हैं, कौन गुण सूत्र होते हैं स्त्री में। तो यहाँ पे आपको याद रखना है 44 + XX जो होता है वो स्त्रियों में होता है, मनुष्य के स्त्री में होता है। और मनुष्य के पुरुष में क्या होता है, मनुष्य के पुरुष में होता है 44 + XY। तो ये आपको याद रखना है। यहाँ पे क्या होगा हमारा बी वाला प्यारे लाल राइट आंसर होगा। आप लोग इसको सही कर दीजिएगा। अगला यहाँ पे आ जाइए कि एक ही स्थान पर उपस्थित रहने वाले जिन, देखिए एक ही स्थान पर उपस्थित रहने वाले जिन जिनकी यहाँ देखिए विभिन्न यहाँ देखिए अभिव्यक्ति हो, उसे हम लोग क्या कहते हैं। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लाए हैं आज के सेशन का। तो आपका कर्तव्य है कि आज के सेशन को आप लोग पूरा पढ़िएगा। यहाँ देखिए क्वेश्चन क्या है कि एक ही स्थान पर उपस्थित रहने वाले जिनका यहाँ देखिए विभिन्न क्या हो, अभिव्यक्ति हो, उसे क्या कहते हैं, उसे बोलते हैं वो क्या, बहुएलील। तो यहाँ पे हमारा क्या होगा, ए वाला ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आप लोग इसको याद कर लीजिएगा। अब यहाँ आप देखिए क्वेश्चन आपके सामने कि दात्र कोशिका अवरक्तता प्रदर्शित करता है। जितना भी क्वेश्चन है ना बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दात्र कोशिका अवरक्तता प्रदर्शित करता है, क्या प्रदर्शित करता है, दात्र कोशिका। बाबू दात्र कोशिका जो अवरक्तता प्रदर्शित करता है प्लियोट्रोपी करता है। क्या करता है प्यारे लाल, प्लियोट्रोपी करता है। सी ऑप्शन हमारा क्या होगा, सही जवाब हो जाएगा। आप लोग इसको याद कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन आ जाइए 4 नंबर की, 21वें गुणसूत्र के ट्राइसेमी में कौन सी अनुवांशिक बीमारी होती है। ये क्वेश्चन ना महा इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन आपको 100% याद होना चाहिए। ये क्वेश्चन आपको 100% याद होना चाहिए कि 21वें गुणसूत्र के ट्राइसेमी से कौन सी अनुवांशिक बीमारी होती है। तो 21वें गुणसूत्र के ट्राइसेमी में कौन सी अनुवांशिक बीमारी होती है बाबू, आपको याद रखना है क्या, डाउन सिंड्रोम होता है, डाउन सिंड्रोम। तो डी वाला ऑप्शन यहाँ पे क्या होगा हमारा 100% एकदम राइट आंसर होगा। आप लोग इसको याद कर लीजिएगा। अगला यहाँ आप देखिए कि मानव नर की अनुवांशिक पहचान की जाती है, बता दीजिए। अब ये क्वेश्चन ना बहुत इंपॉर्टेंट है आपकी एग्जाम के लिए। क्वेश्चन आपके सामने है कि मानव नर की अनुवांशिक पहचान की जाती है किसके द्वारा। तो ये लिंग गुणसूत्रों के द्वारा होगा। किसके द्वारा होगा प्यारे लाल, यहाँ पे आप लोग जवाब दीजिएगा क्या,
लिंग गुणसूत्रों के द्वारा होगा इसका राइट आंसर। कि मानव नर की अनुवांशिक पहचान की जाती है लिंग गुणसूत्रों के द्वारा। डी ऑप्शन हमारा क्या होगा, राइट आंसर होगा। आप लोग इसको याद कर लीजिएगा। अगला यहाँ पे आइए क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि बैक्टीरिया की खोज किसने की। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सब इंपॉर्टेंट है बायोलॉजी का। यहाँ पे 70 A to Z, यहाँ पे क्या 70, थोड़ा सा क्वेश्चन नहीं है, 70 ऑब्जेक्टिव प्रश्न आपको हम करा रहे हैं, ये क्वेश्चन आपको याद होना चाहिए। चलिए, बैक्टीरिया की खोज किसने की, ल्यूवेनहुक ने की। बैक्टीरिया की खोज किसने, ल्यूवेनहुक ने की। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर। आप लोग इसको याद कर लीजिएगा। अगला यहाँ देखिए, निम्नलिखित में से कौन सही फल है। बाबू सत्य फल कौन सा होता है, ये क्वेश्चन तो आया हुआ है, ये क्वेश्चन आपको याद भी होगा कि सत्य फल कौन है, इसमें से सत्य फल कौन सा होता है। जल्दी से जल्दी आंसर दे दीजिए। तो देखिए, सत्य फल कौन सा होता है बाबू, नारियल जो हमारा है क्या है, सत्य फल है। यहाँ देखिए, किसका मांसल पुष्पासन खाया जाता है, कान मांसल पुष्पासन कौन, सेब का मांसल पुष्पासन खाया जाता है। किसका पुष्प खाया जाता है, सेब का खाया जाता है। कौन नट फल है, आप पूछेगा कौन नट फल है, तो नट फल कौन सा है, काजू हमारा नट फल होता है। तो यहाँ पे ये सब चीजें आपको याद होनी चाहिए, ये सब चीजें बहुत ही ज्यादा जरूरी है। चलिए, अगला क्वेश्चन आ जाइए। अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि हाइपोथ्रेडियम पुष्पक्रम पाया जाता है। हाइपोथ्रेडियम पुष्पक्रम पाया जाता है किसमें, तुलसी, पीपल, किसमें, हाइपोथ्रेडियम पुष्पक्रम। जल्दी से जल्दी आप लोग एक बार आंसर दीजिए। हाइपोथ्रेडियम पुष्पक्रम किसमें पाया जाता है बाबू, आपको याद रखना है, पीपल में। हाइपोथ्रेडियम पुष्पक्रम किसमें पाया जाता है, तो हाइपोथ्रेडियम पुष्पक्रम पीपल में पाया जाता है। यहाँ पे क्या होगा, हमारा हो जाएगा ए वाला ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर। आप लोग इसको याद कर लीजिएगा। अगला यहाँ देखिए, आवर्त बीजियों में सबसे सामान्य प्रकार का बीजांड है। अब देखिए क्वेश्चन का आंसर दीजिए फटाफट, बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है। आप लोग इसका आंसर दीजिए कि आवर्त बीजियों में सबसे सामान्य प्रकार का बीजांड कौन सा होता है। तो आवर्त बीजी में ना पूछा है, आवर्त बीजियों में सबसे सामान्य प्रकार का यहाँ पे देखिए बीजांड कौन सा होता है, एनाट्रोपस होता है। क्या होता है प्यारे लाल, एनाट्रोपस। सी वाला ऑप्शन पे क्या कीजिएगा, आप लोग टिक कीजिएगा और इसको क्या कीजिएगा, 110% आप लोग सही आंसर दे दीजिएगा। चलिए, अगला क्वेश्चन आ जाइए कि पौधे को ऐसा कौन सा, पौधे का ऐसा कौन सा भाग है जिसमें एक के अंदर दूसरी पीढ़ी होती है। देखिए, क्वेश्चन बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है। आपको जवाब देने यहाँ पे कि पौधे का ऐसा कौन सा भाग होता है, यानी पौधे का ऐसा कौन सा भाग होता है जिसके एक के अंदर दूसरी पीढ़ी रहती है। तो ऐसा कौन सा, तो बीज में क्या होता है, एक के अंदर क्या होता है, दूसरा पीढ़ी रहता है। किसमें, बीज में। तो बीज हमारा क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा। तो आप लोग इसको याद कर लीजिएगा। ये सब क्वेश्चन पढ़ाया हुआ है, सब क्वेश्चन कहीं ना कई बार आपके एग्जाम में आया हुआ है, तो ये सब क्वेश्चन वायरल है, तो ये सब क्वेश्चन याद रखिएगा। अगला यहाँ देखिए, भारतीय आवर्तबीजी भ्रूण विज्ञान के जनक। अब बताइए आंसर, बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है। चलिए, अब यहाँ पे आप लोग बता दीजिए इसका आंसर कि भारतीय आवर्तबीजी भ्रूण विज्ञान के जनक कौन है। तो भारतीय आवर्तबीजी भ्रूण विज्ञान के अगर आपसे जनक पूछ रहा है बाबू कौन है, पी महेश्वरी है। यहाँ पे क्या करना है प्यारे लाल, डी ऑप्शन पे मारिए टिक। यहाँ पे डी वाला ऑप्शन हमारा सही जवाब हो जाएगा। फोकस कीजिए किस पे, डी पे फोकस कीजिए। चलिए, अगला क्वेश्चन आ जाइए। यहाँ पे अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि पराग कणों में विशेष कर से कौन से विटामिन पाए जाते हैं। ये सब क्वेश्चन बाबू 2 से 3 बार पूछा गया प्रश्न है, तो ये सब क्वेश्चन आपको 100% याद होना चाहिए। यहाँ पे पूछा गया कि पराग कणों में विशेष करके कौन सी विटामिन होती है। तो पराग कण में विटामिन ए पाया जाता है। तो यहाँ पे क्या होगा, विटामिन ए, पराग कण में विटामिन ए पाया जाता है, यानी बी वाला ऑप्शन में है ए ऑप्शन। तो यहाँ पे क्या होगा, ए हमारा विटामिन ए कौन से ऑप्शन में है, बी वाला में। तो बी ऑप्शन को क्या करेंगे, सही कर देंगे। आप लोग इतना याद रखिएगा। अगला आ जाइए क्वेश्चन आपके सामने कि बीजांड में अर्धसूत्री विभाजन होता है, बता दीजिए। बीजांड में अर्धसूत्री विभाजन होता है किसमें, बीजांड में अर्धसूत्री विभाजन किसमें होता है। तो ये बाबू मृतजुई में होता है, और किसमें, गुरु बीजाणु मृत कोशिका में होता है। देखिए यहाँ आप देख लीजिए, बीजांड में अर्धसूत्री विभाजन पूछा है ना, बीजांड में अर्धसूत्री विभाजन किसमें होता है, तो गुरु बीजाणु और मृत कोशिका में होता है। तो हमारा क्या होगा, हमारा हो जाएगा यहाँ पे क्या, बी वाला ऑप्शन राइट। आप लोग इसको सही कर दीजिएगा। अगला आ जाइए क्वेश्चन यहाँ पे कि भ्रूण, यहाँ देखिए बहुभ्रूणता सबसे ज्यादा किसमें होती है। यहाँ पे आपको ये बताना है कि बहुभ्रूणता सबसे ज्यादा किसमें होती है। पहला ऑप्शन है जिम्नोस्पर्म में, दूसरा ऑप्शन है आवर्तबीजी में। यहाँ आप देखिए ब्रायोफाइटस, टेरिडोफाइटस कुछ नहीं होगा। 14 का आप लोग आंसर दे दीजिए, मान जाएंगे कि 14 का यहाँ पे आंसर आप लोग क्या दिए हैं। चलिए, यहाँ पे अगर आपसे पूछ रहा है कि बहुभ्रूणता सबसे ज्यादा किसमें होती है, ये होती है जिम्नोस्पर्म में। बहुभ्रूणता
जिम्नोस्पर्म में होती है, ये आपको याद रखना। अब यहाँ देखिए एक प्रारूपिक आवर्तबीजी, देखिए यहाँ पे देख लीजिए एक प्रारूपिक आवर्तबीजी भ्रूणकोश प्रायः है, यानी एक प्रारूपिक जो आवर्तबीजी होती है कितने कोशिकीय होती है, ये आपसे पूछा गया। तो एक प्रारूपिक आवर्तबीजी जो होती है प्यारेलाल 7 कोशिकीय में होती है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक प्रारूपिक आवर्तबीजी भ्रूणकोश प्रायः 7 कोशिकीय अवस्था में होती है। तो हमारा क्या होगा, डी वाला ऑप्शन 100% राइट आंसर हो जाएगा। और आप लोग बाबू एक बार शेयर कीजिए, इतना बेहतरीन क्लास चला रहे हैं बायो का और बच्चे बहुत कम है, एक बार शेयर कीजिए फटाफट और बुलाइए सभी स्टूडेंट को एकदम जल्दी से जल्दी। अगला यहाँ पे क्वेश्चन आ जाइए। अगला क्वेश्चन आपके सामने की चींटियों के द्वारा परागण को क्या कहते हैं। चींटियों के द्वारा अगर आप परागण हो रहा है तो इस परागण की क्रिया को हम लोग क्या कहेंगे, जल्दी से जल्दी आंसर दे दीजिए कि चींटियों के द्वारा परागण को हम लोग क्या कहते हैं, मर्मिकोफिली कहते हैं। सी वाला ऑप्शन हमारा क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा। अगला आ जाइए क्वेश्चन आपके सामने कि इनमें से कौन नर युग्मक से, बाबू क्या इनमें से कौन नर युग्मक से संयोजन करके भ्रूणपोष बनाता है। इनमें से कौन नर युग्मक से संयोजन करके बाबू क्या बनाता है, भ्रूणपोष बनाता है। देखिए पहला यहाँ आप देखिए क्या है, अनिश्चित अंड नहीं होगा, यहाँ पे क्या होगा, ये भी नहीं होगा, एटीपोल्डस भी नहीं होगा, सहायक कोशिका भी नहीं होगा, क्या होगा हमारा द्वितीय केंद्रक हो जाएगा। द्वितीय केंद्रक डी वाला ऑप्शन यानी हमारा राइट आंसर होने वाला है। आप लोग एक एक क्वेश्चन को याद रखिएगा कि इनमें से कौन नर युग्मक से संयोजन करके भ्रूणपोष बनाता है, द्वितीय केंद्रक बनाता है, हमारा हो जाएगा डी वाला आंसर राइट। अगला यहाँ देखिए डीएनए के यहाँ देखिए संदेशवाहक, यहाँ देखिए डीएनए से संदेशवाहक आरएनए बनाने की क्रिया को हम लोग क्या कहते हैं। अब यहाँ देखिए ये क्वेश्चन ना बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है कि डीएनए से संदेशवाहक हमको आरएनए बनाना है, इसे हम लोग क्या बोलेंगे, इसे बोलेंगे प्रतिलेखन की क्रिया। डीएनए से हमको संदेशवाहक क्या आरएनए बनाना है, इस प्रक्रिया को बोलते हैं क्या, प्रतिलेखन की क्रिया। ये आपको याद रखना है। अगला यहाँ आप देखिए अनुवांशिक कूट में टोटल कितने कूट होते हैं, फटाफट एकदम हलवा क्वेश्चन है, इसका आंसर आपको किसी को गलती नहीं देना है बाबू। क्या होता है अनुवांशिक कूट में टोटल कितने कूट, अनुवांशिक कूट में टोटल कितने कूट, फटाफट आंसर बता दीजिए। 70 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, जितना जल्दी जल्दी कीजिएगा उतना जल्दी समाप्त हो जाएगा। तो अनुवांशिक कूट में टोटल प्यारेलाल कितना कूट, 64 कूट। तो डी वाला ऑप्शन यहाँ पे क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा। आ जाइए अगला क्वेश्चन भी कि मानव में त्वचा के रंगों की वंशगति उदाहरण है, यानी यहाँ आप देख लीजिए मानव में त्वचा के रंगों की वंशगति का उदाहरण क्या है। मानव में त्वचा के रंगों का वंशगति का आपसे उदाहरण पूछ रहा है, क्या होगा, तो ये अधिक जीन का वंशगति होगा। क्या होगा, ये अधिक जीन का वंशगति होगा, ये आपको याद रखना है बाबू। क्या होगा, सी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, आप लोग इसको याद कर लीजिएगा। अगला आ जाइए यहाँ पे क्वेश्चन की जिम्पिंग जीन कहलाता है, बता दीजिए। बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। और देखिए इनमें से सभी भी क्वेश्चन का आंसर है, तो आपको गलत आंसर नहीं देना है। यहाँ पे देखिए जिंगपिंग जीन कहलाता है, फटाफट आंसर दे दीजिए जितने भी सारे स्टूडेंट है। जिंगपिंग जीन किसे कहते हैं, चलिए यहाँ पे फटाफट आंसर दीजिए। जिंगपिंग जीन किसे कहते हैं, नहीं पता है, चलिए हम आपको बताते हैं जिंगपिंग जीन किसे कहता है। बाबू यहाँ देखिए ट्रांसपोजेन को कहा जाता है, ट्रांसपोजेन, देखिए ट्रांसपोजेन, जिंगपिंग जीन ट्रांसपोजेन को कहा जाता है, ये आपको बाबू याद कर लेना है। अगला यहाँ आप देख लीजिए कि जंक डीएनए किसको कहा जाता है, जंक डीएनए, क्या जंक डीएनए किसको कहा जाता है। तो बाबू जंक डीएनए यहाँ पे आपसे पूछा गया है ना, जंक डीएनए कहा जाता है नॉन कोडिंग क्रीम को, किसको, नॉन कोडिंग क्रीम को। देखिए यहाँ पे जंक डीएनए किसे कहा जाता है, नॉन कोडिंग क्रीम को कहा जाता है। बी ऑप्शन क्या होगा हमारा, बिल्कुल राइट आंसर होगा, आप लोग इसको याद कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन आ जाइए कि निम्न में से कौन सा रोग हेतु एलिसा जांच कराया जाता है। एलिसा जांच, बाबू एलिसा जांच किसके लिए कराया जाता है, ये आपसे पूछा गया, एचआईवी वायरस के लिए, एचआईवी एड्स के लिए। एलिसा जो जांच होता है बाबू किसके लिए होता है, खास करके एलिसा जो जांच होता है वो एचआईवी एड्स के लिए किया जाता है। देखिए कौन से ऑप्शन में है, मलेरिया नहीं बाबू, मलेरिया नहीं, मियादी बुखार नहीं, इनमें से कोई नहीं, कोई नहीं, एचआईवी एड्स का किया जाता है एलिसा जांच। तो यहाँ पे आपको ये याद कर लेना। अगला आ जाइए यहाँ पे कि इनमें से कौन, यहाँ देखिए निम्नलिखित में से किसके द्वारा डेंगू का विस्तरण होता है, डेंगू किसके काटने से फैलता है। ये तो एकदम हलवा क्वेश्चन है, आम क्वेश्चन है, लेकिन ये एग्जाम में बाबू आता है।
तो यहाँ पे आपको बताना है कि डेंगू किसके द्वारा फैलता है, डेंगू किसके विस्तरण से होता है। बाबू डेंगू यहाँ देखिए मक्खी के काटने से, वायु प्रदूषण से कुछ नहीं है, मच्छर के काटने से होता है। और कौन सा मच्छर काटता है, तो डेंगू होता है। तो मादा एनोफिलीज मच्छर काटती है तो क्या होता है, डेंगू होता है। अगर आपसे पूछे फलेरिया, तो फलेरिया भी मच्छर के काटने के से ही होता है, लेकिन फलेरिया यहाँ पे किस मच्छर के काटने से होता है, तो मादा क्यूप्लेक्स मच्छर के काटने से होता है। ये आपको याद रखना है। अब देखिए यहाँ पे अगला क्वेश्चन, यौन संचरित रोग निम्नलिखित में से कौन सा है। ये तो एक कन्फर्म है प्यारेलाल, ये क्वेश्चन जरूर आएगा आपके एग्जाम में कि यौन संचरित रोग कौन सा है। यौन संचरित रोग कौन सा हो गया, एड्स हो गया, सिफिलिस हो गया, गोनेरिया हो गया, ये सब क्या होता है, ये सब अब क्या होता है, यौन संचरित रोग होता है। जैसे एड्स, सिफिलिस, गोनेरिया, यानी इनमें से सभी क्या होगा, हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आप लोग इसको याद कर लीजिएगा। अगला आ जाइए क्वेश्चन की टी लिम्फोसाइट उत्पन्न होता है। क्या बाबू, टी लिम्फोसाइट उत्पन्न होता है कहाँ पे, किससे उत्पन्न होता है टी लिम्फोसाइट। टी लिम्फोसाइट कहां पे उत्पन्न होता है बाबू, टी लिम्फोसाइट उत्पन्न होता है अस्थि मज्जा से। किससे, प्यारेलाल आंसर दीजिए, फोकस कीजिए आप लोग, किससे बाबू, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, टी लिम्फोसाइट जो उत्पन्न होता है ना अस्थि मज्जा से उत्पन्न होता है। तो यहाँ पे हमारा क्या होगा, डी ऑप्शन हमारा 100% राइट आंसर होने वाला है। आप लोग इसको याद कर लीजिएगा। फटाफट यहाँ पे आंसर दे दीजिए। और देखिए कितना जल्दी जल्दी क्लास हो रहा है, वैसे ही करते रहिए। और यहाँ पे आपको एक बात का ध्यान देना है, शेयर भी करना है। चलिए अगला यहाँ देखिए कैंसर का कारक क्या है, यानी आप देखिए कैंसर का कारक क्या होता है। कैंसर का कारक, कैंसर किसके द्वारा फैलता है बाबू, कैंसर का जो कारक होना है ऑनकी जिन्स वायरस के कारण होता है। और कौन, तो एक अविद्या विषाणु होता है, इसके भी कारण होता है। तो यहाँ पे हमसे क्या पूछा गया कि कैंसर का कारक क्या है, कैंसर का कारक क्या होगा बाबू यहाँ पे, तो ऑनकी जिन्स वायरस और अविद्या विषाणु। यानी क्या हो जाएगा, बी और सी दोनों, यानी क्या हो जाएगा यहाँ पे ए और बी सॉरी दोनों, यानी क्या हो जाएगा, सी वाला ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आप लोग इसको याद कर लीजिएगा। अगला यहाँ आप देखिए सुजाक गोनेरिया रोग है। अभी बताए ना कि गोनेरिया कौन सा रोग होता है, अभी जस्ट आपको एक्सप्लेन किया है। जरूर रहेगा बाबू एक क्वेश्चन, 100% गारंटी है। आपको बताना है कि सुजाक गोनेरिया रोग है, तो बाबू सुजाक जो गोनेरिया रोग होता है ना, ये एक यौन संचरित रोग होता है। सिफिलिस जो होता है यौन संचरित होता है, एड्स जो होता है ये सभी यौन संचरित रोग होते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। अगला आ जाइए क्वेश्चन यहाँ पे कि हिस्टामिन किससे संबंधित है, बता दीजिए फटाफट। हिस्टामिन किससे संबंधित होता है, फटाफट आंसर दीजिए। और बाबू 70 क्वेश्चन है, अभी तो 29 हुआ। यहाँ देखिए हिस्टामिन किससे संबंधित है, तो बाबू ये एंटीबॉडी से नहीं है, ये एक एलर्जी से संबंधित है। हिस्टामिन किससे संबंधित है, एलर्जी से। 100% यहाँ पे क्या होगा, डी वाला ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। आप लोग इसको याद कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन आ जाइए। अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि डेंगू बुखार किसके कारण से होता है। अब यहाँ पे तो आप लोग जान गए कि डेंगू बुखार यहाँ पे देखिए मच्छर के काटने से होता है, लेकिन ये किसके काटने से होता है, जीवाणु विषाणु किसके द्वारा। डेंगू बुखार का कारण क्या है, किसके कारण से होता है, तो बाबू यहाँ देखिए जीवाणु कारण नहीं होगा, प्रोटोजोआ नहीं, प्रोटोजोआ कारण खुजली उजली होता है। यहाँ देखिए डेंगू बुखार किसके कारण से होता है, विषाणु के कारण से होता है। तो यहाँ पे हमारा क्या होगा, एड्स में क्या होता है, तो एड्स भी विषाणु के कारण ही होता है। और एड्स में कौन सा विषाणु रहता है, तो रेट्रो विषाणु रहता है एड्स में। तो ये भी आपको साथ में बाबू याद कर लेना है, ऐसे ऐसे क्वेश्चन आपको याद करते चलना है। अगला यहाँ आप देख लीजिए क्वेश्चन कि तोता का सबसे अत्यधिक उम्र क्या है। तोता का सबसे अत्यधिक उम्र क्या होता है, तोता का जो अत्यधिक उम्र होता है ना प्यारेलाल 140 वर्ष होता है। तो आप लोग किस पे टिक कीजिएगा, तोता का अत्यधिक वर्ष बाबू 140 वर्ष, तोता का अत्यधिक उम्र 140 वर्ष होता है। चलिए फटाफट करते चलिए। अगला आ जाइए यहाँ पे कि आम के फल का खाए जाने वाला भाग कौन होता है। बाबू आम के फल का हम लोग क्या खाते हैं, आम के फल का हम लोग क्या खाते हैं, क्वेश्चन आया हुआ क्वेश्चन है कि आम के फल के हम लोग क्या खाते हैं, आम के फल के हम लोग क्या खाते हैं, तो मध्य फल भित्ति खाते हैं। यहाँ पे क्या होगा हमारा बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। आम का क्या खाते हैं, मध्य फल भित्ति खाते हैं, ये आपको याद रखना है। अगला आ जाइए क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि सुंदरवन का यहाँ देखिए संरक्षित जो जैव मंडल है भारत के किस राज्य के अंतर्गत आता है। सुंदरवन का जो संरक्षित जैव मंडल है भारत के किस राज्य के अंतर्गत आता है, ये आता है पश्चिम बंगाल के अंतर्गत। कौन से ऑप्शन में, बिहार, असम, बाबू असम आंसर नहीं। यहाँ पे क्या हो जाएगा, जो सुंदरवन है ना वो बिहार के, यहाँ पे देखिए सॉरी यहाँ पे देखिए जैव मंडल भारत के किस राज्य के अंतर्गत आता है, तो भारत के पश्चिम बंगाल के अंतर्गत आता है। अगला यहाँ देखिए लाल आंकड़ा पुस्तक बनाई गई, आंसर दे दीजिए मेरे प्यारे छात्रों की लाल
आंकड़ा जो पुस्तक है किसके द्वारा बनाई गई? तो लाल आंकड़ा जो पुस्तक है बाबू किसके द्वारा बनाई गई? यहाँ पे फटाफट आंसर दे दीजिएगा कि IUCN द्वारा लाल आंकड़ा पुस्तक बनाई गई, जिसमें यहाँ पे क्या है, विलुप्त प्राणियों के, विलुप्त जानवरों की, विलुप्त यहाँ देखिए पेड़ पौधों की सूची है। तो ये आप लोग याद कर लीजिएगा किसके द्वारा? तो बाबू IUCN द्वारा लाल आंकड़ा पुस्तक को बनाया गया। अब देखिए अगला क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि डॉप्सन इकाई मापता है, बता दीजिए डॉप्सन इकाई क्या मापता है? हवा, पानी, जमीन की आप देखिए ओजोन परत की मोटाई क्या मापता है? तो डॉप्सन इकाई बाबू क्या मापता है? तो ओजोन परत की जो ओजोन स्तर होती है, ओजोन परत होती है, इसकी मोटाई को मापता है। तो यहाँ पे प्यारे लाल हमारा क्या होगा कि डॉप्सन इकाई क्या मापता है? तो डॉप्सन इकाई हमारा मापता है ओजोन परत की मोटाई। तो यहाँ पे क्या होगा हमारा हो जाएगा डी वाला ऑप्शन राइट आंसर। आप लोग इसको सही कर दीजिएगा। अगला यहाँ आप देखिए मेंडल अपने प्रयोग में सफल हुए क्योंकि मेंडल ने अपने प्रयोग में सफल हुए क्योंकि उन्होंने क्या किया था? मटर के पौधों का चयन किया था। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? मटर का पौधों का चयन कहाँ पे है? क्योंकि उन्होंने मटर के पौधों को चुना था। तो यहाँ पे हमारा क्या होगा? ए वाला ऑप्शन राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन आ जाइए। अगला क्वेश्चन आपके सामने कि मेंडल ने प्रतिपादित किया, बता दीजिए मेंडल ने कौन सा नियम दिया? अब ये भी क्वेश्चन बाबू पूछने वाला नहीं है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही आसान भी है। तो यहाँ पे आपसे ये पूछा जा रहा है, पूछा आपसे ये गया है कि मेंडल ने प्रतिपादित किया, मेंडल ने क्या प्रतिपादित किया? तो मेंडल ने प्रतिपादित किया अनुवांशिकता का नियम का। तो हमारा क्या होगा यहाँ पे? बी ऑप्शन पूरा 100% सही हो जाएगा कि मेंडल ने प्रतिपादित किया अनुवांशिकता का नियम। अगला आज ये क्वेश्चन आपके सामने कि पृथक्करण के सिद्धांत को और क्या कहा जाता है? पृथक्करण के सिद्धांत को और क्या कहा जाता है? तो पृथक्करण के सिद्धांत को हम लोग क्या कहते हैं? तो युग्मकों का शुद्धता का नियम कहते हैं। तो ये क्वेश्चन आपको याद होना चाहिए कि पृथक्करण के सिद्धांत को क्या कहते हैं? तो यहाँ देखिए युग्मकों की शुद्धता का नियम कहते हैं। सी वाला ऑप्शन हमारा क्या होगा? राइट आंसर हो जाएगा। आप लोग इसको याद कर लीजिएगा। अब देखिए 39 नंबर क्वेश्चन आपके सामने कि सरदार सरोवर बांध किस नदी पर बना? सरदार सरोवर बांध किस नदी पर बना है? तो सरदार सरोवर बांध बाबू नर्मदा नदी पे बना है। तो यहाँ पे क्या होगा? बी वाला ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। मजा आ रहा है बाबू? इतना फास्ट एक बार बता दीजिए कमेंट करके, एक बार तो शेयर तो कीजिए। इतना फास्ट करा रहे हैं बाबू। यहाँ पे देख लीजिए एक 20 मिनट में 40 क्वेश्चन को करा दिए। यहाँ पे देख लीजिए फटाफट करा रहे हैं। एक बार तो आपको शेयर करना बनता है बाबू, जल्दी से जल्दी शेयर कीजिए, जल्दी से जल्दी। और लाइक नहीं किए बाबू फटाफट कीजिए। अगला यहाँ आप देखिए फ्लेवर स्लेवर इनमें से क्या है? अगर आपसे पूछा जाए कि फ्लेवर स्लेवर इनमें से क्या है, तो फ्लेवर स्लेवर क्या है? तो फ्लेवर स्लेवर क्या है बाबू? एक परजीवी टमाटर है। यहाँ पे क्या होगा? सी वाला ऑप्शन हमारा बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। आप लोग इसको याद कर लीजिएगा, ऐसे ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जामों में बाबू पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन आ जाइए। अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि गैमेट के निर्माण को कहते हैं बाबू। गैमेट का अगर निर्माण हो रहा है तो उसे हम लोग क्या कहेंगे? गैमेट के निर्माण को। और ये क्वेश्चन आपको हल्का लग रहा होगा क्योंकि ये क्वेश्चन बैंक का क्वेश्चन है, पूछा गया प्रश्न है। तो यहाँ पे आप लोग बता दीजिए कि गैमेट के निर्माण को क्या कहते हैं? गैमेटोजेनेसिस बोलते हैं। यहाँ पे क्या होगा? ए ऑप्शन हमारा क्या होगा? राइट आंसर हो जाएगा। आप लोग इसको याद कर लीजिएगा। अगला यहाँ आप देखिए सिल्क धागे में कौन सा प्रोटीन होता है? फटाफट आंसर दीजिए कि सिल्क धागे में आखिर कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? एक बार आंसर देने की कोशिश कीजिए कि सिल्क धागे में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? सिल्क धागे में बाबू कभी भी फेब्रोइन पाया जाता है। कौन से ऑप्शन में? तो सिल्क धागे में क्या पाया जाता है? फेब्रोइन पाया जाता है। यहाँ पे क्या होगा? सिल्क धागे में क्या पाया जाएगा बाबू? फेब्रोइन पाया जाएगा। आप लोग याद कर लीजिएगा। अगला आ जाइए। अगला यहाँ पे आ जाइए कि मलेरिया रोग का वाहक कौन है? यानी मलेरिया रोग तो हमको पता है बाबू कि मलेरिया मच्छर के काटने से होता है। मलेरिया बाबू यहाँ देखिए फलेरिया क्या होता है? मच्छर के काटने से होता है। लेकिन मलेरिया जो होता है किस मच्छर के काटने से होता है? तो मलेरिया जो यहाँ पे देखिए जो मादा एनोफिलीज मच्छर है, मादा एनोफिलीज मच्छर है, इसके काटने से हमको मलेरिया होता है। क्या? ये मलेरिया होता है। मलेरिया रोग का वाहक कौन? मादा एनोफिलीज मच्छर। अगर ये काटेगी आपको मलेरिया हो जाएगा। मादा क्यों? यहाँ देखिए नर नहीं, मादा क्यों? यहाँ देखिए एनोफिलीज, यहाँ देखिए मच्छर से तो मलेरिया, मादा क्यूप्लेक्स मच्छर नहीं है, यहाँ देखिए नर है। अगर यहाँ पे लिखा होता मादा, यहाँ पे क्या लिखा होगा? मादा। मादा क्यूप्लेक्स मच्छर से क्या होता है? फलेरिया होता है। तो यहाँ पे आपको ये भी याद रखना है। तो हमसे सिर्फ ओनली यही पूछा गया है कि मलेरिया रोग का वाहक कौन? तो मलेरिया रोग का वाहक कौन हो जाएगा? तो मादा एनोफिलीज मच्छर। अगला यहाँ पे आ जाइए कि एड्स विषाणु होता है बाबू। एड्स विषाणु क्या होता है?
एड्स विषाणु क्या होता है, फटाफट आंसर बताइए। एड्स का विषाणु क्या होता है, तो एड्स विषाणु होता है रेट्रो विषाणु, ये आपको याद रखना है। एड्स का विषाणु क्या होता है, रेट्रो विषाणु होता है। यहाँ पे क्या होगा, डी वाला ऑप्शन राइट आंसर। अगर आपको ऑनलाइन टेस्ट देना है, पीडीएफ इसका डाउनलोड करना है, आप लोग अंत तक बने रहिएगा, पता लग जाएगा कहां से आपको डाउनलोड करना है। अगला यहाँ आप देखिए, इनमें से कौन सर्वाधिक हानिकारक गैस है, यानी इनमें से सबसे हानिकारक गैस कौन सी है, हानिकारक यानी हानिकारकों में सबसे ज्यादा हानिकारक, तो इनमें से हानिकारक गैस कौन सी है, तो बाबू कौन सा है, कार्बन मोनोऑक्साइड क्या है, इनमें से सबसे ज्यादा हानिकारक गैस है। ये ऑप्शन हमारा क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आइए अगला क्वेश्चन कि एड्स का, यहाँ देखिए एड्स कारक एचआईवी सर्वप्रथम नष्ट करता है। एड्स के कारण जो एचआईवी होता है वो सबसे प्रथम में किसको नष्ट करता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि एड्स के कारण जो यहाँ देखिए विषाणु होता है, एड्स का जो विषाणु होता है एचआईवी, वो सबसे पहले किसको नष्ट करता है, तो ये टी लिम्फोसाइट को यहाँ पे क्या करता है, जो टी लिम्फोसाइट होता है, जो टी लिम्फो यहाँ देखिए टी लिम्फोसाइट होता है या हेल्पर जो टी कोशिकाएं होती हैं, जो हेल्पर टी कोशिकाएं होती हैं उसको क्या करता है, वो नष्ट करता है सबसे पहले। तो यहाँ पे क्या होगा, ए वाला ऑप्शन हमारा सही जवाब हो जाएगा। चलिए आइए अगला क्वेश्चन कि निम्न में से कौन यौन संचरित रोग है। देखिए बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है ये क्वेश्चन, हम बताए ना कि एक जरूर रहने वाला है कि यौन संचरित रोग कौन सा है, तो बाबू इनमें से कौन यौन संचरित, टाइफाइड तो नहीं है, हाइजा तो नहीं है, मलेरिया नहीं है, सिफिलिस हम क्या बताए थे कि सिफिलिस, गोनेरिया, ये सब सुजाक, ये सब क्या होता है, एड्स, ये सब यौन संचरित रोग होता है। डी वाला ऑप्शन बिल्कुल राइट। अगला क्वेश्चन आ जाइए बाबू, अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि यदि दो युग्मक देखने में समान लगे, मान लीजिए कि दो युग्मक है वो देखने में समान लगे तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, तो जब दो युग्मक देखने में समान लगते हैं उसे बोलते हैं आइसोगेमिस्ट, क्या आइसोगेमिस्ट बोलते हैं। तो यहाँ देखिए जब दो युग्मक देखने में समान लगे उसे क्या बोलते हैं, आइसोगेमिस्ट बोलते हैं। यहाँ पे क्या होगा, ए वाला ऑप्शन हमारा क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा। आ जाइए यहाँ पे अगले नंबर क्वेश्चन पे 49 नंबर की, विषाणु किससे बना होता है, बता दीजिए आंसर, यहाँ पे मान जाएंगे। विषाणु किससे बना होता है, जल्दी से जल्दी आंसर दे दीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जल्दी से जल्दी। बाबू विषाणु किससे बना होता है, आपको ध्यान देना है, विषाणु प्रोटीन तथा न्यूक्लियस अम्ल से, न्यूक्लियस एसिड से बना होता है। जो यहाँ पे आपको याद रखना है, जो विषाणु होता है ना, विषाणु किसके द्वारा बना होता है, बाबू यहाँ देखिए प्रोटीन और न्यूक्लियस अम्ल से मिलकर विषाणु बनता है। तो ये क्वेश्चन आपको याद होना चाहिए, बहुत महत्वपूर्ण है। अगला क्वेश्चन आ जाइए कि एलर्जी के कारण निकलने वाला रसायन, बाबू एलर्जी के कारण निकलने वाला रसायन कौन सा होगा, तो एलर्जी के कारण निकलने वाला जो रसायन होता है हिस्टामिन। हिस्टामिन किससे संबंधित है, हम आपको क्या बतलाएं कि हिस्टामिन किससे संबंधित है, तो हिस्टामिन संबंधित होता है एलर्जी से। तो यानी यहाँ पे यही पूछा गया है कि एलर्जी के कारण निकलने वाला रसायन कौन सा हो जाएगा, हिस्टामिन हो जाएगा। तो हमारा ए वाला ऑप्शन ओनली होगा, ए और बी दोनों गलत जवाब हो जाएगा। अगला यहाँ पे क्वेश्चन आ जाइए कि ऐसे पदार्थ जिनके प्रति सुरक्षा अनुक्रिया होती है उसे क्या कहते हैं, यानी ऐसे पदार्थ जिससे हमारे बॉडी को सुरक्षा मिलता है उसे क्या कहते हैं। बाबू क्या एंटीबॉडीज जो होता है ना, वो क्या करता है, लड़ता है बीमारियों से, बाहर के वायरस से, कीटाणुओं से लड़ता है। यानी एंटीवायरस, यहाँ पे देखिए जो एंटीबॉडीज का क्या होता है, क्या करता है, प्रतिरक्षा अनुक्रिया करता है, हमको सुरक्षा प्रदान करता है, हम लोग का बॉडी गार्ड होता है। इसीलिए यहाँ पे देखिए कोई भी वायरस, यहाँ पे देखिए जैसे कोरोना वायरस हुआ था, तो कोरोना वायरस का दवा क्या था, बस की बॉडी में क्या हो, एंटीबॉडी ज्यादा से ज्यादा बनाए और क्या वो जो विषाणु है, जो यहाँ देखिए वायरस थे उनको नष्ट करे, यानी एंटीबॉडीज बनाया जाता है। तो यानी आप देखिए किससे हमारी सुरक्षा अनुक्रिया होती है, एंटीबॉडीज के द्वारा होती है। सी वाला ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए फलेरिया रोग का वाहक क्या होता है, हम क्या बतलाएंगे, फलेरिया रोग का वाहक मच्छर के काटने से होता है। कौन से मच्छर, तो मादा क्यूप्लेक्स मच्छर। देखिए मादा कहाँ पे, मादा क्यूप्लेक्स मच्छर यहाँ पे है, यहाँ पे क्या करेंगे, सी ऑप्शन पे हम टिक लगा देंगे और ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आइए यहाँ पे कि मानव के अर्धसूत्री विभाजन कोशिका, यहाँ देखिए मानव के अर्धसूत्री विभाजन कोशिका में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है, 100% एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है और आपके एग्जाम में भी पूछा जाएगा, जल्दी से जल्दी आंसर दे दीजिए। बिल्कुल आसान प्रश्न है, 46 एकदम नहीं देना है, 46 नहीं देना है, 40 नहीं देना है, 42। बाबू अगर आपसे पूछ रहा है कि मानव में अर्धसूत्री विभाजन में ना, तो मानव में अर्धसूत्री विभाजन में 44 गुणसूत्रों की संख्या होती है। सी वाला ऑप्शन हमारा क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा। अगला यहाँ आप देख लीजिए कि मनुष्य में पाए जाने वाला अवशेषीय अंग कौन सा होता है, बिल्कुल महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, आप लोग एक बार फटाफट आंसर दे दीजिए। चलिए बहुत ही जल्दी जल्दी क्लास हो रहा है, मजा आ गया आज तो, बिल्कुल मजा आ गया। यहाँ पे आंसर दीजिए सभी बच्चे कि मनुष्य में पाए जाने वाला अवशेषीय अंग कौन सा होता है। बाबू क्या होता है, कंड पेशियां, उदर पेशियां, खोपड़ी की पेशियां
इनमें से सभी क्या होगा, हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और बाबू आपको लाइक करना और शेयर करना नहीं भूलना है। अगला यहाँ आप देख लीजिए 55 नंबर कि पादप तथा जंतुओं के बीच की कड़ी किसे माना जाता है, बता दीजिए आंसर। पादप तथा जंतुओं के बीच की कड़ी बाबू यहाँ पे आपको क्या बतलाना है कि पादप तथा जंतुओं के बीच की कड़ी किसे माना जाता है, बाबू यूग्लिना को माना जाता है। सी वाला ऑप्शन क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा। आप लोग इसको याद कर लीजिएगा। अगला यहाँ देखिए मानव त्वचा का रंग किससे नियंत्रित होता है, यानी मानव त्वचा का रंग यानी आप देखिए गोर काला किससे नियंत्रित किया जाता है, तो मानव त्वचा का जो रंग होता है बाबू मेलेनिन नामक वर्णक से ये क्या किया जाता है बाबू, इसको नियंत्रित किया जाता है। जिसमें मेलेनिन नामक वर्णक ज्यादा होगा वो काला हो जाएगा, यानी क्या करिया हो जाएगा। ये भी आपको याद रखना। अगला यहाँ देखिए डीएनए द्विकुंडली मॉडल दिया था, बता दीजिए आज ये क्वेश्चन पे कि डीएनए द्विकुंडली मॉडल किसने दिया, डीएनए द्विकुंडली मॉडल किसने दिया, तो वाटसन एंड क्रिक ने दिया। आपको बस इतना याद रखना है कि डीएनए द्विकुंडली मॉडल किसने दिया, तो डीएनए द्विकुंडली मॉडल किसने दिया, तो वाटसन एंड क्रिक ने दिया। सी वाला ऑप्शन यहाँ पे क्या होगा, हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आ जाइए यहाँ पे कि वंडता रोगी में नहीं पहचान पाते हैं, जिसको वंडता होता है, ये आंख का रोग है, वो किस रंग की पहचान रोगी नहीं कर पाता है। तो जिसको भी वंडता होगा ना बाबू वो लाल और हरे की पहचान नहीं कर पाएगा। देखिए लाल और हरा कहाँ पे है, लाल और हरा यहाँ पे है। वंडता में क्या होता है, रोगी को लाल और हरे में पहचान नहीं होता है, तो ये आपको साथ में याद कर लेना है। अगला यहाँ पे आइए क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है कि न्यूक्लिक अम्ल पॉलीमर होता है। न्यूक्लिक अम्ल पॉलीमर किसका होता है, न्यूक्लिक अम्ल पॉलीमर किसका होता है बाबू, अगर आपसे पूछ रहा है कि न्यूक्लिक अम्ल पॉलीमर किसका होता है, न्यूक्लियोसाइडस नहीं बाबू, आप लोग जवाब मत दीजिए न्यूक्लियोसाइडस नहीं, न्यूक्लियक अम्ल जो पॉलीमर होता है यानी जो बहुलक होता है किसका होता है, न्यूक्लियोटाइडस का होता है। न्यूक्लियस अम्ल बहुलक किसका होता है, यानी न्यूक्लियस अम्ल पॉलीमर किसका होता है बाबू, ये न्यूक्लियोटाइडस का होता है। ए ऑप्शन पे टिक लगाइए, बिल्कुल सही आंसर पाइए। अगला यहाँ आप देखिए मक्का में जिंगपिंग जिंग की खोज किसने की बाबू, और 10 क्वेश्चन बचा है, देख लीजिए कितना तेजी से आपका क्लास करा रहे हैं। यहाँ पे मक्का में जिंगपिंग जिंग की खोज किसने की बाबू, मक्का में जिंगपिंग जिंग की खोज किसने की, बसरवा मैकक्लेंटोक ने की। यहाँ पे क्या होगा, सी ऑप्शन हमारा क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा। आज ये अगला क्वेश्चन कि जनसंख्या का अध्ययन कहलाता है, क्या कहलाता है, जनसंख्या के अध्ययन को हम लोग क्या कहते हैं, जनसंख्या के अध्ययन को बाबू क्या कहते हैं, एनीमोमीटर। यहाँ पे देखिए क्या, सॉरी यहाँ पे देखिए क्या, डेमोग्राफी कहते हैं, क्या कहते हैं, डेमोग्राफी कहते हैं किसको, जनसंख्या के अध्ययन को हम लोग डेमोग्राफी कहते हैं। हवा के वेग को, अगर आपसे पूछे हवा के वेग को किससे मापा जाता है, तो हवा के वेग को एनीमोमीटर से मापा जाता है। ये भी साथ में आपको याद कर लेना। अगला यहाँ पे क्वेश्चन आ जाइए कि जन्म नियंत्रण की सर्वाधिक उपयुक्त विधि कौन सी है, जन्म नियंत्रण की सर्वाधिक उपयुक्त सबसे अच्छा विधि कौन सा है, सबसे माना जाना विधि कौन सा है, तो जन्म नियंत्रण की सर्वाधिक उपयुक्त जो विधि है वो कौन सा है बाबू, यहाँ पे याद रखिएगा बांध्यकरण है, यानी यहाँ पे क्या होगा हमारा डी ऑप्शन बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। आप लोग इसको सही कर दीजिएगा। अब देखिए यहाँ पे अगला क्वेश्चन है 63 नंबर, 63 नंबर क्वेश्चन का आंसर दीजिए कि सहेली जो मादा गर्भ निरोधक पुट्टिका गोली है प्रयोग किया जाता है, जो सहेली है बाबू मादा गर्भ निरोधक पुट्टिका गोली वो कितने समय के बाद प्रयोग होता है, हफ्ता में, रोजाना, तिमाही, तो बाबू सहेली का प्रयोग का सप्ताह में एक बार करते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, बी वाला ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे गर्भाशय किससे संबंधित, एकदम आसान प्रश्न है, नर से तो होगा नहीं, गर्भाशय मादा स्त्री जनन तंत्र से है, बी वाला ऑप्शन हमारा राइट आंसर। आगे जाइए अगला यहाँ पे कि एक क्रोमोसोम इनमें से किसका संभाग होता है, एक क्रोमोसोम इनमें से किसका संभाग होता है, तो ये शुक्राणु का होता है। और शुक्राणु में क्या, मानव शुक्राणु के शीर्ष भाग का ये संभाग होता है क्या, एक क्रोमोसोम। यहाँ देखिए एक क्रोमोसोम किसका संभाग होता है, तो मानव शुक्राणु के शीर्ष भाग का। कौन से ऑप्शन, मानव शुक्राणु के शीर्ष भाग का। ए वाला ऑप्शन यहाँ पे क्या होगा, हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आप लोग इसको याद कर लीजिएगा। अब देखिए नर हार्मोन की उत्पत्ति कहाँ से होती है, ये सब क्वेश्चन बाबू क्वेश्चन बैंक का है कि नर हार्मोन की उत्पत्ति कहाँ से होती है, नर हार्मोन की उत्पत्ति होती है वृषण से। सी वाला ऑप्शन यहाँ पे क्या होगा, हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आप लोग इसको याद कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए कि समसूत्री विभाजन होता है किस में, बता दीजिए समसूत्री विभाजन किस में होता है। बहुत अच्छा, यहाँ पे एकदम हलवा क्वेश्चन है, फटाफट। चलिए 33 मिनट में यहाँ पे 70 क्वेश्चन मान लीजिए हो गया। कितना जबरदस्त यहाँ पे क्लास हुआ, मजा आ गया। यहाँ आप देख लीजिए क्वेश्चन आपके सामने कि समसूत्री विभाजन किस में होता है, कायिकी कोशिका में होता है। कौन से ऑप्शन में,
यहाँ आप देखिए ओनली काय की कोशिका, ए वाला ऑप्शन राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन आ जाइए कि यहाँ देखिए बिना निषेचन के फल निर्माण को क्या कहा जाता है। बिना निषेचन के फल निर्माण को हम क्या कहते हैं, बिना निषेचन के फल निर्माण को क्या बोलते हैं, तो पार्थेनोकॉर्पिक बोलते हैं। कौन से ऑप्शन में, पार्थेनोकॉर्पिक। यहाँ पे क्या हो जाएगा, बी वाला ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। आप लोग यहाँ पे याद कर लीजिएगा। अगला यहाँ पे आ जाइए 69 नंबर, इनमें से कौन एक अंडज है। बाबू अंडज कौन सा है, गाय अंडज नहीं है, कंगारू भी अंडज नहीं है, कौन, एकिडीना क्या होता है, अंडा देता, अंडज है। यहाँ पे क्या हो जाएगा, मुर्गी एक अंडज है। यहाँ पे क्या होता है, मगरमच्छ क्या है, अंडा है। ये भी आपको याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन आ जाइए, अगला क्वेश्चन यानी 70 नंबर। अब देखिए यहाँ पे इसका पीडीएफ भी डाउनलोड करना है तो हम आपको बता देंगे कहाँ से होगा, ऑनलाइन टेस्ट कहाँ से होगा। और आपको हर प्रकार का मॉडल प्रैक्टिस सेट आपको प्रैक्टिस करना है ना मॉडल पेपर का, तो मॉडल प्रैक्टिस सेट आपके लिए यहाँ पे इंतजाम कर दिया गया है। कहाँ से करना है सब आपको बताएंगे। तो जल्दी से जल्दी मेरे प्यारे लाल एक बार आप लोग लाइक कर दीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए तो, और यहाँ पे क्या कीजिए, चैनल को आप लोग फटाफट सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा के आप लोग ऑल पे कर लीजिए, ताकि जब भी लाइव क्लास हो नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचता रहे। जल्दी से जल्दी इतना काम कर दीजिए। उसके बाद से यहाँ पे देखिए हम आपको चलिए बताते हैं कि आपको कहाँ से ऑनलाइन टेस्ट देना है और इसका पीडीएफ कहाँ पे मिलेगा। ध्यान दीजिएगा तभी होगा, ऐसे आप लोग भागिएगा तो नहीं होगा। यहाँ पे ध्यान दीजिए, यहाँ पे देखिए सबसे पहले आपको ध्यान देना है और यहाँ पे आपको सर्च करना है क्या बाबू, यहाँ पे आपको लिखना है ASK, यहाँ पे देखिए ASK और यहाँ पे आपको सर्च करना है BOARD। यहाँ पे देखिए आस्क बोर्ड लिख के सर्च करना है। देखिए ध्यान दीजिएगा, जैसे ही आस्क बोर्ड लिखिएगा आपके सामने दो आस्क बोर्ड आएगा। आपको कुछ नहीं करना है, आपको जिस पे यहाँ पे ध्यान दीजिए आस्क बोर्ड्स एस लगाई, यहाँ पे देखिए एस दिखाई देना, यहाँ पे उसी पे आपको आना है। जैसे आइएगा यहाँ देखिए फिजिक्स का सब्जेक्टिव है, बायो का यहाँ पे देखिए ऑब्जेक्टिव भी मिलेगा, ऑनलाइन टेस्ट भी मिलेगा और आपको मॉडल प्रैक्टिस सेट भी मिलेगा। तो आइए फटाफट ये सब आप लोग क्या कीजिए बाबू, डाउनलोड कर लीजिए। तो चलिए मिलते हैं ऐसी अगली क्लास में, तब तक आप अपना ध्यान रखिए और मन लगा के पढ़ाई कीजिए। टेक केयर एंड बाय।